ओके, हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं आप सब या नहीं कर रहे हैं? आज से हमारा जो नाइन्थ का आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें हम अपने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है वो है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई, ठीक है। जो ये चैप्टर है ये है आपका चैप्टर नंबर 5 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यही आती है, जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है, क्यों है, कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कोशिका है क्या, इसे कोशिका नाम क्यों दिया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, कोशिका। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर कैसे बना है? आपने देखा है एक एक चीज किस तरह से बनी है, कहीं से कट जाता है वो वापस से पहले जैसा हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? तो हमारा जो शरीर है वही कोशिकाओं से ही बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से बना है भाई, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही आपकी छोटी छोटी इकाई जो होती है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी से हमारी जो शरीर है उसकी संरचना हुई है और क्या हुआ है, क्रियात्मक इकाई है, यानी कार्य करती है। तो कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ये लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कहता है कि कोशिका को आपको एक लाइन में बताना है क्या है, तो आप इस लाइन को बताएंगे, ठीक है। अब भाई क्या है कोशिका? आपने देख ये बनी किससे है, ठीक है। तो जो कोशिका होती है, कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरल पदार्थ पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? तरल पदार्थ। जिसमें क्या होते हैं? जिसमें आपके कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कौन से पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और साथ ही में इसमें आपके पड़े होते हैं कौन से? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ भी पड़े होते हैं, ठीक है। अब भाई ये जो तरल है इसको कहा गया था, ये जो तरल था ये था हमारा जीव द्रव्य। क्या था? जीव द्रव्य था। तो जो हमारी कोशिका है, ठीक है, वो क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, जिससे क्या होता है, जो आपका मानव शरीर है वो बना है ना। अब जो कोशिका का अध्ययन होता है, जिसमें आप कोशिका को पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है क्या? साइटोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है। अब कोशिका कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? मानव शरीर है भाई, होता है कि कौन सा अंग बड़ा है, क्या चीज है। तो यहाँ पे हमारे जो मानव शरीर की, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मानव शरीर की बात कर रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है मादा अंडाणु। मादा मतलब फीमेल यानी स्त्री, ठीक है। अंडाणु यानी ओवम। तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद आपकी आ जाती है सबसे छोटी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है आपकी कौन सी? मेल शुक्राणु। मेल मतलब क्या होता है? मेल मतलब होता है नर। नर यानी आदमी, ठीक है, मेल लोग, ठीक है। फीमेल मादा, मेल नर। तो मेल शुक्राणु, शुक्राणु किस में उपस्थित होते हैं? ये नर में उपस्थित होते हैं। और मादा अंडाणु जो होता है ये किस में होता है? ये स्त्रियों में होता है। अब बात आती है सबसे लंबी कोशिका की। किसकी? ये मानव शरीर की बात चल रही है, याद रखिएगा यहाँ पे। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए मादा अंडाणु। सबसे छोटी पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए मेल शुक्राणु। और जो सबसे लंबी पूछे तो आपका होना चाहिए नर्व कोशिका। नर्व मतलब आपका तंत्रिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब अगर पूछी जाए कि सब दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो कोशिका कौन सी है, तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगर मानव शरीर की बात की जाए तो आप इन तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चंस बने? यहाँ पे बने हैं हमारे, पहला, कोशिका किसे कहते हैं? आप बताएंगे जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है, ठीक है।
उसके बाद कोशिका का अध्ययन किसने किया? ठीक है, कोशिका का जो अध्ययन होता है इसकी हम सबसे पहले देखें खोज किसने की थी। ठीक है, हम वो पूरा देखेंगे और जो इसका अध्ययन होता है तो इसको क्या कहेंगे? जो हमारी कोशिका है उसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की। याद रखिएगा वो है मानव कौन सा? मादा अंडाणु। ठीक है, जो किसमें उपस्थित होता है? मादा में, इसलिए इसे क्या कहा है? मादा अंडाणु। सबसे छोटी हो गई आपकी मेल शुक्राणु। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है सबसे लंबी कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका। और अगर पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ी दुनिया की, तो कौन सा आएगा? इसमें आपका आएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। वो भी क्या होती है? कोशिका ही होती है। अब बात आती है भाई कोशिका, नाम तो हमने इतना तो जाना है क्या भाई, ये आई भी तो होगी ना कहीं से कि भाई किसी ने खोजा ही होगा सबसे पहले, तभी ये निकल के आया है। तो चलिए देखते हैं कोशिका की खोज किसने की और कब की। आइए, हाँ जी, तो कोशिका की खोज, तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम है, ये आपका पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किसने और कब की थी। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। सन 1665 किसमें? 1665, ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित क्या होता है? खुद से बना हुआ। किससे बना हुआ? खुद से। ठीक है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या हुआ आपका? माइक्रोस्कोप हुआ। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के किसमें? कार्क कोशिकाओं। कार्क कोशिकाओं, कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। कार्क कोशिका को क्या कहा जाता है? इनको मृत कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी कोशिका कहा जाता है? मृत कोशिका कहा जाता है। और जो कार्क कोशिकाएं हैं ये कहाँ होती हैं? ये मिलती हैं कहाँ पे? पेड़ों की छाल में। किसमें? पेड़ों की छाल में। ठीक है, तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या किया? कार्क कोशिकाओं यानी मृत कोशिका थी, याद रखिएगा। उनकी पतली काट में क्या देखिए? अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। प्रकोष्ठ मतलब ये संरचना कैसे दिख रही थी आपको? ये इस तरीके से दिख रही थी। ठीक है, प्रकोष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कमरे। ये इस तरीके से संरचना थी। ठीक है, तो जब उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें इस तरह से संरचना दिखाई दी। उन्होंने कहा ये क्या है भाई? तो उन्होंने जब देखा उन्होंने बताया कि भाई जो क्या होता है, जो शरीर होता है वो भी किससे बना होता है? वो भी कोशिकाओं से बना होता है। और उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? कोशिका नाम दिया। तो कोशिका नाम किसने दिया सबसे पहले? वो दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे ये जो आपकी जो ये इसका अध्ययन किया गया वो बहुत आगे बढ़ा। धीरे धीरे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे क्या किया? इस पे रिसर्च करी। तो उसके बाद आए एक ल्यूवेन हॉक। कौन आए थे? ल्यूवेन हॉक आए थे। ठीक है, कब? ईयर क्या था? ईयर था 1674। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी, क्या बात है यहाँ पे? उन्नत सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उन्नत सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यानी बहुत अच्छी किस्म का था वो, यानी बहुत अच्छा था। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो स्वयं निर्मित से किया था, वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो ल्यूवेन हॉक आए थे इन्होंने एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी से क्या किया था? इसको आगे पता लगाया। क्या किया? उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। किसका पता लगाया? जीवित कोशिकाओं का। तो यहाँ पे जो एक एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। कार्क कोशिकाओं में, ठीक है, किसने देखा छोटे छोटे प्रकोष्ठों को? और कोशिका नाम किसने दिया सबसे पहले? वो दिया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आए थे हमारे ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने किसमें? उन्नत सूक्ष्मदर्शी से की थी खोज। किसकी? और किसका पता लगाया? जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। आगे आते हैं भाई, चलिए उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए भाई रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1831 में। कब? 1831 में कोशिका में किसका पता लगाया था? केंद्रक का पता लगाया था। केंद्रक जो है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें केंद्रक क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक को कहा जाता है इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोशिका में क्या होता है? केंद्रक भी उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया पुरकिंजे, यानी 1839। ठीक है, पुरकिंजे ने क्या बोला? इन्होंने बताया कि कोशिका में स्थित
क्या तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। मैंने आपको बताया था ठीक है, क्या होता है तरल पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी इसमें लवण प्रोटीन ये सब न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तो पुरकिंजे ने क्या पता लगाया, जीव द्रव्य का पता लगाया। अब आए यहाँ पे श्लीडन तथा श्वान। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। किसके विषय में, कोशिका सिद्धांत दिया था, है ना। और ये जो सिद्धांत है ये हम देखेंगे कि क्या था ये सिद्धांत। चलिए पहले इसी पे आते हैं कि सिद्धांत दिया क्या था। तो क्या बोला था इस सिद्धांत में, क्या था इस सिद्धांत में था कि प्रत्येक जीव का शरीर, यानी जितने भी क्या है जीव हैं, उनका शरीर जो है किससे, एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है, एक या अधिक कोशिकाओं से। ठीक है, यह हम देखेंगे कि अब एक कोशिका जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो बहुत कोशिका से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद आया प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी जो भी जीव की उत्पत्ति होगी वो एक कोशिका से होगी, उसके बाद और कोशिकाएं बनेंगी। फिर क्या आया, प्रत्येक कोशिका, ठीक है, क्या एक स्वाधीन इकाई है। मतलब क्या है, किसी जीवधारी में सभी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं। यानी आपका ये नहीं है कि एक कोशिका काम नहीं करेगी, सारी कोशिकाएं क्या करती हैं, कार्य करती हैं। उसके बाद आया केंद्रक, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। और ये बिल्कुल क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। क्या है कि केंद्रक जो होता है हर कोशिका में उपस्थित होता है, ठीक है, और मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा किसका, श्लीडर और श्वान का दिया हुआ सिद्धांत था। इसके बाद साइंटिस्ट जो आए थे, कौन से वैज्ञानिक थे, वो थे विर्चो। कौन थे, विर्चो थे। इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। कोशिका सिद्धांत की एक बात और है, ये किस पे, ये विषाणुओं पर क्या नहीं करती है, काम नहीं करता है। ये सिद्धांत जो है उन पर लागू नहीं होता है, ये सिर्फ जीवों के लिए था। ठीक है, तो विर्चो ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। और उन्होंने बताया था क्या, कि जितनी भी कोशिकाएं होती है, सभी कोशिकाएं, कितनी, सभी, यानी एक नहीं, सारी कोशिकाएं जितनी भी हैं किससे बनती हैं, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। पूर्ववर्ती कोशिकाएं कौन सी होती हैं, पूर्ववर्ती मतलब पहले। ठीक है, मान लीजिए कोई एक कोशिका है, ठीक है, क्या है, कोई एक कोशिका है, ठीक है, उसने क्या किया, विभाजन किया। विभाजन क्या होता है, विभाजन होता है आपका डिवीजन, यानी क्या, एक अगर ये है तो इसके बाद में कितनी बन जाएगी, एक नई सेल बन जाएगी, यानी कितनी होगी, टोटल 2 हो गई ना। इस तरह से क्या होता है, विभाजन होता है। तो किससे बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यानी अपनी पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, इनको जो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं एक न एक, और आता भी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि जो कोशिका थी, ठीक है, सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा, तो सबसे पहले कोशिका खोजा था किसने, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब, 1665 में। और कहाँ देखा था, कार कोशिकाओं में। ठीक है, और क्या नाम दिया था, कोशिका। उसके बाद आए थे ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले किसका पता लगाया, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। फिर आए थे रॉबर्ट ब्राउन, जिसने क्या पता लगाया, कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, इन्होंने ये बताया। अब वही बात आई किसकी, पुरकेंजे की। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जो है उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया जीव द्रव्य, कि ये जीव द्रव्य है ना। और उसके बाद आए थे श्लीडन एंड श्वान। ठीक है, इन्होंने किसके विषय में, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। हमने वो सिद्धांत देखा कि वो सिद्धांत में क्या था। ठीक है, उसके बाद कौन थे, विर्चो थे। ठीक है, विर्चो ने जो कोशिका सिद्धांत था वो क्या किया, वो आगे बढ़ाया। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो किससे, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, रॉबर्ट हुक को किसका, कोशिका विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज शुरू की थी। चलिए अब आगे आते हैं, कोशिकाओं की आकृति। आकृति क्या होती है, इनको देखते हैं। तो बहुकोशिकीय पौधों और जीवों में कोशिकाएं विभिन्न आकृति और आकार की होती हैं, यानी एक आकार नहीं होता, उनका अलग अलग आकार होता है। अब जितनी, क्या बोला है, अधिकतर कोशिकाएं, ये नहीं कम, अधिकतर, यानी ज्यादातर कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। लेकिन घनाकार और स्तंभ के आकार की कोशिकाएं भी होती हैं। ज्यादातर कोशिकाएं कैसी होंगी, गोल होंगी। तो जंतुओं की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखादार होती हैं, आपने देखा होगा। तंत्रिका कोशिकाओं
हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसी होती है, पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका है। तो यहाँ पे लिखा भी है जंतुओं की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखादार होती हैं, ठीक है, यानी बहुत सी शाखाएं होती हैं। तो ये क्या थी, इसकी आकृति थी। अब आ जाते हैं हम कार्यकलाप पे। भाई ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसे हम करके देख सकते हैं, जिससे हम कोशिकाओं को देख सकते हैं कि कैसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले एक प्याज लेंगे, ठीक है, प्याज लेंगे, प्याज को काटेंगे और उसका एक बाहर वाला हिस्सा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, प्याज में आपने देखा होगा एक झिल्ली आती है, झिल्ली को क्या बोलते हैं हम, झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उस झिल्ली यानी उस मेम्ब्रेन को निकालेंगे हम किसकी सहायता से, फोर्सेप्स यानी चिमटी की सहायता से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, किसकी सहायता से निकाला, चिमटी की सहायता से, और उसे कहाँ रख देंगे, उसे वॉच ग्लास में रख देंगे। वॉच ग्लास में क्या होगा आपका, वॉच ग्लास में आपका होगा पानी, और उस झिल्ली को कहाँ रख देंगे हम, उसके अंदर रख देंगे, ठीक है, ताकि वो झिल्ली जो होगी ना ही वो क्या हो पाए, सिकुड़ पाए, क्या ना हो पाए, सिकुड़ पाए, और ना ही वो सूख पाए, यानी खराब नहीं करनी है हमें वो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक स्लाइड लेंगे, क्या लेंगे, एक स्लाइड, ठीक है। अब स्लाइड लिया, अब क्या करेंगे, उस जो वो झिल्ली थी, जो मेम्ब्रेन थी, उसको वहां से निकालेंगे और स्लाइड पे रख देंगे, ठीक है। उसको रखने के बाद उस पे क्या डालेंगे, हल्का सा ग्लिसरीन डालेंगे, ठीक है। और ग्लिसरीन डालने के बाद क्या करेंगे आप, उसको उसके ऊपर सेफ्रामाइन, क्या, सेफ्रामाइन, ये डालेंगे और उसको पूरे से ब्रश से अच्छी तरह उसके ऊपर फैला देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद उसके ऊपर हल्का सा और ग्लिसरीन डालेंगे, और क्या करेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे, क्या रखेंगे, कवर स्लिप, ठीक है। और जो वो कवर स्लिप इस तरीके से रखें कि भाई उस जो स्लाइड है ना, उसके ऊपर बुलबुले ना दिखे हमें। अगर आपको बुलबुले दिखे, समझ जाइए आपकी स्लाइड बेकार है, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा कुछ भी। तो क्या नहीं होने चाहिए वहां पे, बुलबुले नहीं होने चाहिए स्लाइड पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको किस में देखेंगे आप, उसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, किस में, कम शक्ति यानी 100x, और ज्यादा शक्ति 450 यानी 450x पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखेंगे, आपको इस तरीके से क्या दिखेगी, संरचना दिखेगी, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, जो ये दीवार जैसी संरचना है, इस टाइप से आपको संरचना दिखेगी वहां पे। ये क्या है, जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये है हमारा केंद्रक, और जो ये संरचना, ये क्या है, ये है कोशिका, ठीक है। तो ये किसका है, ये हमारी प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। इस तरह से आलू का एक्सपेरिमेंट भी होता है, वो भी सेम यही है, बस वहां पे आप किसको लेंगे, आलू को लेंगे और उसका पतला सा बिल्कुल स्लाइड काटेंगे, उसको छिलका नहीं लेंगे, आलू को बहुत पतला सा काटेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये क्या था, ये था हमारा यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है भाई किसकी, यहाँ आती है बात कोशिका के संगठन की। किसकी बात आई, कोशिका के संगठन की बात आई है। कोशिका संगठन का मतलब क्या है, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है। तो भाई कोशिका जो बनी होगी वो किससे, प्लाज्मा झिल्ली से। मैंने बताया था कोशिका में एक झिल्ली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य। इन तीनों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो कोशिका की जो संरचना होती है वो बहुत सब चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये सब हम आगे देखेंगे, एक एक पार्ट देखेंगे। कुछ आपका ये नहीं है कि भाई ये पार्ट रह गया, समझ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एक डाउट क्लियर होगा, एक एक टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई यहाँ पे कोशिका के प्रकार। कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे होगी, हमें यहाँ पे वो देखना है, ठीक है। तो कोशिका के प्रकार देखेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो कोशिका है, ठीक है, उसके प्रकार तो देखेंगे, साथ में जो जीव हैं। हमने बोला था कि हम देखेंगे कि एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव कौन से होते हैं। चलिए पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक कोश के जीव कौन से होते हैं, एक कोश के जीव, यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है कि एक कोश के मतलब एक कोशिका वाले, एक कोशिका वाले, ठीक है। यानी जो एक कोशिका से बने होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा एक कोशिका, ठीक है। यानी एक कोश के जीव। इसका उदाहरण है आपका क्या, अमीबा। इसमें आपका पैरामीशियम भी आ जाता है, क्या आ जाता है, पैरामीशियम भी
आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक कोश के जीव कौन से हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक कोशिका वाले जीव को, ठीक है, जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको कहा जाता है एक कोश के जीव। और हमारा यहाँ पे उदाहरण है क्या, अमीबा, ठीक है, आप पैरामीशियम भी लिख सकते हैं, ये हमारे एक कोश के जीव होते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव की। बहुकोश के जीव कौन से होते हैं, बहु मतलब क्या, बहुत, ठीक है, यानी क्या, वो एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, यानी एक से अधिक कोशिका से जो बनते हैं उनको कहा जाता है बहुकोश के जीव। तो वो हुए हमारे कौन से, बहुकोश के जीव हुए। इसका उदाहरण क्या है, इसका जो उदाहरण है वो क्या है, वो है मनुष्य, जैसे ह्यूमन, जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, यानी इंसान जितने भी हैं वो हमारे कौन से हैं, बहुकोश के जीव हैं। तो यहाँ पे भी हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो एक कोश के जीव कौन से होते हैं और बहुकोश के जीव कौन से होते हैं, इनमें आपको अंतर आ सकता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप इतना लिख के आएंगे कि एक कोशिका वाले जीव को एक कोश के जीव, ठीक है, और जो एक से अधिक कोशिका से बनते हैं वो बहुकोश के जीव। और अगर उदाहरण आता है कि उदाहरण से ही समझाए तो आप इनका एक एक उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, कोशिका के प्रकार पे। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका होती है भाई दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है कोशिका, दो प्रकार की होती है। पहली यहाँ पे आ जाती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशा और दूसरी आ जाती है यूकैरियोटिक कोशा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशा कौन सी होती है, सिंपल भाषा में बोलें तो ये हमारी आधे कोशिका होती है, यानी अल्प विकसित होती हैं। कैसी होती हैं, अल्प विकसित, यानी कम विकसित कोशिका होती हैं। और जो यूकैरियोटिक होती हैं ये कैसी होती हैं, ये विकसित होती हैं। कैसी होती है, विकसित कोशिका होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशा ये मिलती किस में है, उदाहरण के साथ समझेंगे यहाँ पे, ये मिलेगी जीवाणु, विषाणु, इन सब में, ठीक है। और आपकी यूकैरियोटिक कोशा किसमें मिलेगी, ये मिलेगी आपकी पौधों, इन सब में, ठीक है। तो जितने भी जीवाणु विषाणु है वो किस में रखे गए, वो रखे गए प्रोकैरियोटिक कोशा में, और यूकैरियोटिक कोशा में रखे गए पौधे वगैरह, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशा जो है, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें 70S राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम को हम आगे पढ़ेंगे, ये भी कोशिकांग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूकैरियोटिक कोशा में क्या होता है, हमारे 80S राइबोसोम होते हैं। कौन से होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं। तो सिंपल लाइन में बोले तो प्रोकैरियोटिक कोशा अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं, और जो भाई यूकैरियोटिक होती हैं वो कैसी होती हैं, वो विकसित होती हैं। हमने एग्जाम्पल देखे किस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखनी है चीज। चलिए आगे आ जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशा में अंतर, ठीक है। आप कोशा या कोशिका बोल सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। तो इनमें डिफरेंस देखेंगे क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशा और यूकैरियोटिक। सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है, यह आद्य कोशिका है, इनका आकार प्राय छोटा होता है। ये मतलब कैसे है, ये अल्प विकसित कोशिकाएं हैं और इनका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। फिर आ जाती है हमारी यूकैरियोटिक कोशा, ये कैसी होती है, ये विकसित कोशिका है, ठीक है, और इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशा आकार में छोटी होंगी, यूकैरियोटिक बड़ी होंगी। इनको साथ साथ याद करते चले तो बहुत इजी रहेगा। उसके बाद आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, नहीं पाया जाता किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशा में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था क्या होता है, ये होता है हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक होता है। ये क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, इस यहीं पे क्या होती है हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, ये वो क्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या जो क्लोरोफिल होता है वो क्या देता है, हरा रंग देता है। उसके बाद बारी आ जाती है यूकैरियोटिक कोशा पे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है। जब मैंने बात की थी यहाँ पे आपको बताया था कि यूकैरियोटिक कोशा का उदाहरण क्या है, पौधे। पौधों में क्या मिलता है, पौधों में मिलता है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिससे वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो सेकंड डिफरेंस ये है आगे यहाँ पे
कि क्लोरोप्लास्ट किस नहीं पाया जाता, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशा में, और यूकैरियोटिक कोशा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। थर्ड अंतर देखते हैं क्या है। थर्ड है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता या अल्प विकसित। मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशा जो होंगी या तो उनमें केंद्रक मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो वो क्या होगा, अल्प विकसित होगा, ठीक है, यानी विकसित नहीं होगा। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशा में क्या है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक कोशा होंगे यानी पेड़ पौधे, इंसान, जितने भी होंगे, इन सब में क्या होगी, इनमें आपका केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक मैंने बताया था आपको, क्या संरचना दिखेगी, इस तरह से बिंदु ये संरचना होती है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, किससे बना होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं फोर्थ पे, वो है केंद्रक झिल्ली। क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्या होती है, केंद्रक झिल्ली जो होती है वो क्या सी होगी, अनुपस्थित होगी, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशा में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशा में अनुपस्थित होगी मतलब नहीं मिलेगी, और यूकैरियोटिक में क्या होती है, वो मिलती है। झिल्ली को एक बार लिख लेते हैं, मेम्ब्रेन। बहुत बच्चे पूछते हैं कि झिल्ली क्या होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बहुत पतली सी लेयर होती है, ठीक है, जिसको इजीली हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या था हमारा फोर्थ वाला अंतर, क्या था, प्रोकैरियोटिक कोशा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशा में उपस्थित होती है, ये हो गया। आगे आते हैं फिफ्थ, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे बच्चे। तो क्रोमोसोम होता है हमारा गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड है और गुणसूत्र हम इसको हिंदी में बोलते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ ही होते हैं। क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो आनुवांशिक सूचनाओं कहाँ पे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा, क्रोमोसोम केवल एक